हेलो क्लास। हम लोग योगा थेरेपी पे बात कर रहे थे। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन, तो उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दिया गया है कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, मतलब एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमें बैक पेन है, तो बैक पेन के लिए हमको बैक बेंडिंग के ज़्यादा आसन करने पड़ेंगे। कोई व्यक्ति है उसको सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल वाले के लिए उसको भी बैक बेंडिंग के आसन करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बट जो कमर दर्द के लिए जो अभ्यास होता है, ज़रूरी नहीं कि वह अभ्यास आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में या सर्वाइकल पेन में भी वही अभ्यास काम आए। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि सभी के लिए एक तरीका सही नहीं होता है। हर बीमारी के हिसाब से, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग आसन होते हैं। प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन आई सी रिगार्डिंग योगा थेरेपी इट दैट देयर इज वन particular pose or sequence of practices that is therapeutic for a condition। योग थेरेपी में शायद सबसे आम गलतफहमी ये है जो देखने को मिलती है कि वह यह है कि किसी बीमारी के लिए कोई एक खास पोज या प्रैक्टिस का एक क्रम ही इलाज का काम करता है। तो ये मतलब कोई बीमारी है, किसी बीमारी में कोई एक ही प्रैक्टिस, एक ही पोज, एक ही वो काम करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब जो बैक बेंडिंग में जो आसन चाहिए है, दर्द के लिए जो आसन चाहिए हैं, तो वो सर्वाइकल में भी कुछ कुछ काम कर जाएंगे, और जो सर्वाइकल के हैं वो बैक बेंडिंग में भी काम कर जाएंगे। लेकिन दोनों के कुछ तो अलग होंगे, डिफरेंस तो होगा दोनों में। पीपल ऑफन आस्क मी फॉर एग्जाम्पल व्हाट पोज दे शुड डू फॉर लोअर बैक पेन और फॉर पार्किंसन डिजीज़। लोग अक्सर पूछते हैं, उदाहरण के लिए कमर दर्द या पार्किंसन बीमारी के लिए उन्हें कौन सा पोज करना चाहिए। द आंसर इज़ दैट इट डिपेंड्स। जवाब है कि यह इस पर निर्भर करता है। नो टू पीपल आर अलाइक, कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते। पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, different degrees of overall health and fitness and different levels of exercise with yoga। लोगों की ताकत और कमजोरी अलग अलग होती है, उनकी पूरी हेल्थ और फिटनेस अलग अलग होती है, और योग का अनुभव भी अलग अलग होता है। भाई जितने व्यक्ति हैं, हर किसी की फिटनेस एक सी कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। सब में थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर होगा। हो सकता है कि हम जो आसन कर लेंगे आप नहीं कर पाएंगे, आप जो कर लेंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। तो सभी की फिटनेस अलग अलग होती है। इवन पीपल विद एग्जैक्टली द सेम कंडीशन से ब्रेस्ट कैंसर में वेरी इन डिजीज सिवियरिटी, their stage of treatment and the amount of time they can devote to their yoga practice। यहाँ तक कि जिन लोगों को बिल्कुल एक जैसी बीमारी है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, उनमें भी बीमारी की गंभीरता, उनके इलाज का स्टेज और वे योग प्रैक्टिस के लिए कितना समय दे सकते हैं, यह अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए हमें भी बैक पेन है, दूसरे को भी बैक पेन है, तो एज का भी डिफरेंस कर जाएगा। बॉडी कंडीशन, कितना सीवियर पेन है,
तो वही यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर का उदाहरण दिया है। मान लीजिए किसी का फर्स्ट स्टेज में कैंसर है, किसी का फोर्थ स्टेज में है, किसी को पहला ऑपरेशन हो चुका है, कीमोथेरेपी भी हो चुकी है, किसी की चौथी कीमोथेरेपी है। तो वो अलग अलग कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से आसन की वैरायटी चेंज हो सकती है, एक जैसा सभी को काम नहीं करेगा। Many people have more than one condition and practices you might normally suggest for one problem could be contraindicated for another। बहुत से लोगों को एक से ज़्यादा बीमारियां होती हैं, और जो प्रैक्टिस आप आमतौर पर एक समस्या के लिए सुझाते हैं वे दूसरी समस्या के लिए ठीक नहीं हो सकती हैं। ऐसे कंडीशन होती है कि वज़न ज़्यादा है और उस व्यक्ति को बीपी हाई की भी समस्या है, तब उसको कार्डियो एक्सरसाइज कैसे कराई जाएगी, वज़न भी कम करना है, तो ऐसी कंडीशन आती हैं। तो उस सिचुएशन के हिसाब से अलग एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। Each of these factors will have a major impact on your choice of recommended practices। इनमें से हर एक वजह का आपके सुझाए गए तरीकों को चुनने पर ज़्यादा असर पड़ेगा। As I travel throughout India and the United States to research yoga therapy, I noticed that even masters who write books and articles recommending specific sequence for particular conditions often don't use these sequences when they work with students। जब योग थेरेपी पर रिसर्च करने के लिए पूरे भारत और यूनाइटेड स्टेट्स में घूमते हैं तो देखा है कि जो मास्टर्स खास कंडीशन के लिए खास सीक्वेंस बताने वाली किताबें और आर्टिकल लिखते हैं, वे भी अक्सर स्टूडेंट के साथ काम करते समय इन सीक्वेंस का इस्तेमाल नहीं करते। क्या बताया गया है यहाँ पे ये बताया गया है कि मान लीजिए हमने कोई बुक लिखी है, बैक पेन के लिए कुछ आसन लिखे हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल या अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि हम उसमें के बहुत सारे आसन नहीं कराएंगे, हो सकता है वहाँ पे कुछ और ही कराएं। तो ऐसा देखने में पाया गया है। Instead they evaluate the individual in front of them and decide what is best on a case by case basis। इसके बजाय वे अपने सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं और केस बाई केस बेसिस पर तय करते हैं कि सबसे अच्छा क्या होगा। तो वह सामने वाले जो भी अभ्यास करने वाला होता है उसको देखते हैं, उसकी कंडीशन को देखते हैं, या कोई अगर पेशेंट है तो उसको देखते हैं, फिर उसके हिसाब से चूज करते हैं कि इनको कौन सा अभ्यास कराया जाए। What work for a student one day may not work the next if they we just had a fight with their spouse or have come down with a cold। जो चीज़ एक स्टूडेंट्स के लिए एक दिन काम करती है हो सकता है अगले दिन काम ना करे। अगर उसकी अपने जीवन साथी से अभी अभी लड़ाई हुई हो या उसे दर्द सर्दी जुकाम हो गया हो, तो सर्दी जुकाम में आज मान लीजिए जलनेती करा दिए, कल ठीक हो गया तो परसों उसके लिए काम नहीं आएगी वो। तो जो आज चीज़ें काम आ रही हैं हो सकता है कल उसमें से अभ्यास ना करना पड़े बहुत सारा। Think of
recommended sequence as a jumping off point to consider how to treat a student, not as cookbook prescriptions. सुझाए गए क्रम को बस एक शुरुआती बिंदु की तरह समझे, ना कि किसी तय नुस्खे की तरह किसी छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो यही बताया गया है कि सभी के लिए एक जैसी प्रैक्टिस नहीं है। सभी के बीमारी की स्टेज के हिसाब से, बॉडी की कंडीशन के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग अभ्यास काम आएंगे, अलग अलग आसन काम आएंगे। एक जैसी बीमारी होने पर भी एक जैसे आसन नहीं करा सकते। अलग अलग बॉडी कंडीशन, बीमारी का स्टेज क्या है, डिजीज़ की स्टेज क्या है, उस हिसाब से काम आएंगी चीज़ें, आसन काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे दूसरा पढ़ते हैं। रोल ऑफ आसन इन क्योरिंग वेरियस डिजीज़। अलग अलग डिजीज़ को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए आसन का क्या रोल है। Abstract Siddh system of medicine is one of the oldest traditional system of medicine which has been originated from India and is practiced mostly in treating and managing the various diseases including lifestyle disorders. सार ये है कि चिकित्सा की सिद्ध पद्धति चिकित्सा की सबसे पुरानी पारंपरिक प्रणालियों में से एक है, जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां सहित कई तरह की बीमारियों के इलाज का या प्रबंधन में किया जाता है। वो क्या चीज़ है? योग, आसन। आसन क्या बताया है कि इसकी उत्पत्ति भारत में हुई और ये लाइफ स्टाइल से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, लाइफ स्टाइल से जुड़ी जो भी बीमारियां हैं, उन सभी में इसका आसनों का इस्तेमाल होता है। बीमारियों के मैनेजमेंट में उनको ठीक करने के लिए। द मॉडर्न वर्ल्ड फेसिंग अ पेंडेमिक ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर लाइक हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ब्रोंकियल अस्थमा, डायबिटीज मेलिटस, ओबेसिटी, क्रोनिक लीवर डिजीज, सोराइसिस, अर्थराइटिस, कैंसर। आज की दुनिया हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ब्रोंकियल अस्थमा, डायबिटीज मेलिटस, मोटापा, क्रोनिक लीवर डिजीज़, सोराइसिस, गठिया, कैंसर जैसी जीवन शैली से जुड़ी यानी लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों की महामारी का सामना कर रही है। तो आज मतलब हर दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति में इनमें से कोई ना कोई बीमारी आपको मिल जाएगी, जिसमें से मोटापा और डायबिटीज़ और कैंसर, लीवर, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब ये जितनी भी बीमारियाँ दी गई हैं, हर दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति को कोई इनमें से एक ना एक बीमारियाँ निकल आएगी। ये कैसी बीमारियाँ हैं? ये जीवन शैली, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं। यदि हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लें तो इन बीमारियों को जल्दी ठीक किया जा सकता है। इरेगुलर लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी हैबिट्स, इनएडिक्वेट एक्सरसाइज एंड इनएडिक्वेट प्रॉपर डाइट कॉज द वेरियस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। अनियमित जीवन शैली, अस्वस्थ आदत, अपर्याप्त व्यायाम और सही खान पान की कमी जीवन शैली से जुड़ी हुई कई बीमारियों का कारण बनती है। तो न खाने का समय, न सोने का समय, न उठने का, न बैठने का कोई सीक्वेंस नहीं है। 12 बजे रात में सोते हैं, सुबह 10 बजे सो के उठते हैं, सुबह 4 बजे सोते हैं, 12 बजे दिन में सो के उठते हैं। तो कोई सीक्वेंस नहीं है, न खाने का सीक्वेंस है। तो लाइफ स्टाइल अस्त व्यस्त है।
उसी तरह से बीमारियां व्यक्ति को हो जाती हैं। योगा इज वेरी पॉपुलर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस फॉर हेल्थ लाइफ। स्वास्थ्य जीवन के लिए योग पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय है और इसका अभ्यास किया जाता है। आसन आर नाउ फोकस एज द प्राइम फैक्टर ऑफ योगा। अब आसनों को योग का मुख्य हिस्सा माना जाता है आज के समय में। हालांकि आसन एक छोटा सा पार्ट है योग का, लेकिन आज के समय में मेन हिस्सा कौन माना जा रहा है? आसन माना जा रहा है। Practicing the different type of asan for health is considered good and provides physical, mental as well as spiritual benefits and cleanliness the body। स्वास्थ्य के लिए अलग अलग तरह के आसनों का अभ्यास करना अच्छा माना जाता है और इससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं और शरीर की शुद्धि होती है। व्यक्ति को स्वास्थ्य को बनाए रखना है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो क्या करना है? अलग अलग आसनों का अभ्यास करिए। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इन सभी पे आसनों का प्रभाव पड़ता है। शरीर शुद्ध होता है, तो उसी हिसाब से वैरायटी ऑफ आसन की प्रैक्टिस करना चाहिए। योगिक प्रैक्टिसेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर विद रिड्यूसिंग द स्ट्रेस एंड गिव्स द एनर्जी टू द बॉडी। यौगिक अभ्यास तनाव कम करके और शरीर को ऊर्जा देकर जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो योग का अभ्यास आपके तनाव को कम करने, शरीर को ऊर्जा देने, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने, उनका प्रबंधन करने में अहम योगदान देता है। इन बीमारियों को ठीक करने में योग का बहुत बड़ा हाथ है, कह सकते हैं। यौगिक डाइट, यौगिक लाइफस्टाइल, यौगिक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वेरियस यौगिक प्रैक्टिसेस गिव्स द एनर्जी एंड द स्ट्रेंथ टू द ह्यूमन बीइंग टू लिव लॉन्ग पीसफुली। यौगिक आहार, यौगिक जीवन शैली, यौगिक सकारात्मक दृष्टिकोण और विभिन्न यौगिक अभ्यास मनुष्य को शांतिपूर्ण और लंबा जीवन जीने के लिए ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। This present study was done to find out the selected आसन used to efficiently help to manage the lifestyle disorder। यह अध्ययन जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के प्रबंधन में प्रभावी ढंग से मदद करने वाले चुनिंदा आसनों का पता लगाने के लिए किया गया है। तो आसन जो हैं वो हमारे लाइफस्टाइल से संबंधित कोई डिजीज़ हो या हमारे खान पान से संबंधित कोई डिजीज़ हो या सीजनली कोई डिजीज़ हो, कहने का मतलब है XYZ कैसी भी कोई बीमारी हो, आसन और इसके साथ साथ प्राणायाम, मुद्रा, बंध और भी क्लिंजिंग के अभ्यास हैं। ये सभी अभ्यास अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको स्वास्थ्य को बनाए रखने में, और यदि कोई व्यक्ति बीमार है उसको ठीक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। योग एक अपने आप में
पूर्ण अभ्यास है, रोग को ठीक करने में एक पूर्ण कंप्लीट थेरेपी है अपने आप में। ठीक है, तो ये आज आपका आसन का क्या रोल है डिजीज़ को ठीक करने में, ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तीसरी जो यूनिट है आपकी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायाम इन क्योरिंग वेरियस डिजीज़। अलग अलग बीमारियों को ठीक करने में प्राणायाम का महत्व, क्या महत्व है? तो प्राणायाम बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस, प्राणायाम के फ़ायदे और महत्व। प्राणायाम अ फॉर्म ऑफ योगा ब्रीदिंग, प्राणायाम योग में सांस लेने का एक तरीका है, योग का एक पार्ट है। यम नियम आसन प्राणायाम, जिसका अगर अष्टांग योग की बात करें तो चौथे नंबर पे जिसका अभ्यास किया जाता है, आसन के बाद जिसका अभ्यास किया जाता है वो प्राणायाम है। प्राणायाम इज नॉट अ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट इज़ अ साइंटिफिक ब्रीदिंग प्रोसेस वेयर कंट्रोल ओवर प्राण इन अचीव। प्राणायाम सिर्फ सांस लेने की एक साधारण प्रैक्टिस नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, यह सांस लेने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें प्राण यानी जीवन शक्ति पर नियंत्रण पाया जाता है। प्राण पहले भी कई बार बात हो चुकी है, हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान समान व्यान उदान, उसको प्राणवायु भी बोलते हैं, पंचवायु। फिर उसके बाद 5 और नाग पूर्ण कृकल देवदत्त धनंजय। ये तो प्राणायाम के अभ्यास से हमारे इन्हीं प्राण को पोषण मिलता है। ये हमारी बॉडी में प्राण अपान व्यान समान उदान अलग अलग स्थान पर रहते हैं, तो इनको पोषण प्राणायाम के माध्यम से मिलता है और ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहयोग करते हैं, क्योंकि हर एक प्राण हमारे शरीर की ऑर्गन्स की गतिविधि को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और उसकी एक्टिविटी को बनाए रखता है। प्राणायाम इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिजिकल आसन एंड मेंटल मेडिटेशन योगिक प्रैक्टिस। प्राणायाम क्या करता है? ये शारीरिक यानी आसन और मानसिक यानी ध्यान योग क्रियाओं के बीच एक कड़ी का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। यानी आसन और ध्यान के बीच में प्राणायाम है। आसन करते समय भी हम अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान जो है वो मतलब हमारा मन है वो ध्यान की तरफ बढ़ने लगता है अपने आप। फिर जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं प्राणायाम में, और हमारा मन मेडिटेशन की तरफ ध्यान की तरफ आकर्षित होता है, ध्यान लगने लगता है प्राणायाम के अभ्यास से। फिर उसके बाद हम प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, धारणा और किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, फिर उसी पे और गहराई में फोकस करते हैं, फिर समाधि में चले जाते हैं, फिर उसके बाद मोक्ष मिल जाता है। तो प्राणायाम ये हमारे प्राण हमारे शरीर और ध्यान के बीच का एक ब्रिज है और हमारे प्राण को मजबूत करने का साधन है, माध्यम है। प्राणायाम मीनिंग, प्राणायाम का अर्थ। प्राणायाम इज अ संस्कृत वर्ड विच कंसिस्ट ऑफ प्राण एंड याम आयाम। प्राणायाम एक संस्कृत का शब्द है जो प्राण और आयाम से मिलके बना है, प्राण और आयाम से मिलके बना है। प्राण मीन्स सेल्फ एनर्जाइजिंग लाइफ फोर्स एंड आयाम इम्प्लिस एक्सटेंशन। प्राण का अर्थ है खुद को ऊर्जा देने वाली
जीवन शक्ति और आयाम का अर्थ है विस्तार। यानी ऊर्जा शक्ति का विस्तार, जीवनी शक्ति का विस्तार क्या है? प्राणायाम है। प्राणायाम से हमारे प्राणों का विस्तार होता है, हमारी आयु बढ़ती है, जीवन बढ़ता है, स्वास्थ्य संतुलित होता है, अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो प्राणायाम से क्या होता है? हमारी जीवन शक्ति का विस्तार होता है, आयाम होता है। प्राणायाम may be defined as the expansion and control of prana through various yogic technique। तो क्या लिखा है? प्राणायाम may be defined as the expansion and control of prana through various yogic technique। प्राणायाम को अलग अलग योग तकनीक के जरिए प्राण के विस्तार और नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, या किया जा सकता है, या किया जाता है, दोनों बातें हैं। तो प्राणायाम अलग अलग इसके स्टेप हैं, अलग अलग वैरायटी हैं, अलग अलग तरह के प्राणायाम हैं। तो अलग अलग तकनीक के माध्यम से, अलग अलग प्राण के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से हमारे प्राण का विस्तार होता है। प्राणायाम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक एक्सलेशन एंड इनहेलेशन। प्राणायाम व्यवस्थित रूप से सांस छोड़ने और सांस लेने का एक मेल है, कॉम्बिनेशन है। एक कैसे सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है, तो सांस लेने और छोड़ने की एक व्यवस्थित क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम इम्पोर्टेंस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम का महत्व। प्राणायाम इज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ योगा दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द प्रॉपर फंक्शनिंग एंड डिफरेंट बॉडी सिस्टम। तो प्राणायाम योग का एक ज़रूरी हिस्सा है, योग के ज़रूरी हिस्सों में से एक है, जो शरीर के अलग अलग सिस्टम के सही कामकाज पर सीधे या परोक्ष रूप से असर डालता है। सीधे या परोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर डालता है। हमारे शरीर के जितने भी सिस्टम हैं, जो भी शरीर का काम है, उनके काम पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रैक्टिसिंग प्राणायाम रेगुलरली बेनिफिट्स द रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नियमित रूप से प्राणायाम करने से श्वसन, रक्त संचार, पाचन और एंडोक्राइन सिस्टम को फ़ायदा होता है। डेली यदि हम अभ्यास करते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र, हमारा रक्त संचार, श्वसन तंत्र मजबूत होता है, रक्त शुद्ध होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है कौन? प्राणायाम। प्राणायाम इंश्योर मोर ऑक्सीजन टू द लंग्स एंड इज सुटेबल फॉर द हार्ट टू। प्राणायाम फेफड़ों तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह हृदय के लिए भी अच्छा होता है। प्राणायाम हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को 100% यूज करने में सहयोग करता है और उसके साथ साथ हमारे हृदय को भी मजबूत करता है। प्राणायाम टोन्स अप द किडनीज एंड कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। प्राणायाम किडनी को मजबूत बनाता है और नर्वस सिस्टम के कामकाज को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है।
कुंभक आर रिटेंशन ऑफ ब्रीथ हेल्प द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, थस facilitating better work of the lungs and helping the brain to work more efficiently. कुंभक या सांस को रोकना ऑक्सीजन की आपूर्ति या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में मदद करता है, जिससे फेफड़े बेहतर हो ढंग से काम करते हैं और दिमाग ज़्यादा कुशलता से काम कर पाता है। प्राणायाम affects the autonomic nervous system which controls heart rate, glandular secretion, respiration, digestion and blood pressure। तो प्राणायाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है, जो हमारे हृदय की धड़कन, ग्रंथियों से स्राव, सांस लेने की प्रक्रिया, पाचन और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राणायाम के इम्पोर्टेंस। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम द डिफरेंट बिटवीन प्राणायाम एंड ब्रीदिंग, प्राणायाम और ब्रीदिंग में अंतर समझेंगे। ठीक है क्लास, आज की क्लास यहीं तक।